नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 22 अक्टूबर की और दिन है रविवार। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो है वो है सत्ता के गलियारे से। देखिए, बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों से जुड़ने के लिए मोर्चा खोल रही है। दिसंबर में शुरू करेगी सद्भावना यात्रा। क्या है ये यात्रा, ये भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में सद्भावना यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। इस यात्रा का लक्ष्य भारत के 543 मुस्लिम बहुल्य लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ना है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि इस सद्भावना यात्रा का उद्देश्य मुस्लिम, सिख, जैन और पारसी समुदाय को केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से परिचित करवाना है। वहीं बीजेपी की सद्भावना यात्रा देश के पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसका ध्यान 65 अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर केंद्रित रहेगा। इसके लिए मोर्चा ने पूरे देश को 6 क्लस्टर में बांटा है और इसके लिए संयोजक और सह संयोजक की पूरी टीम बनाई गई है। जमाल सिद्दीकी ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय देश के विकास में भागीदार बने हैं। उन्हें कश्मीर में धारा 370 और 35A को निरस्त करने और 3 तलाक जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी पहलों से भी लाभ हुआ है। अगली खबर है इंडिया और कनाडा के बीच जो भी तनातनी चल रही है उसको लेकर। देखिए, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पश्चिम देश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर चुके हैं। शुक्रवार देर रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत में कनाडाई राजनयिकों को हटाने संबंधी फैसले पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि ये भी कहा कि भारत को वियना समझौते का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपने रुख पर अडिग है। भारत का कहना है कि उसने वियना समझौते के तहत ही दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने के लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। पहले भी ये कहा जा चुका है कि कनाडा के राजनयिक भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जो स्वीकार नहीं। विवाद सुलझाने के लिए भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक विमर्श का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस राहत की जो इंडिया ने फिलिस्तीन के लिए भेजी है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस जंग में प्रभावित फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने रविवार को 38 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता में तरल पदार्थ और दर्द निवारक दवाओं को शामिल किया गया है। लगभग 38 टन आपदा राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, बुनियादी स्वच्छता उपयोगिताएं, जल शोधन गोलियां आदि शामिल हैं। चिकित्सा आपूर्ति में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षात्मक और सर्जिकल वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। अगली खबर भी इसी वॉर से रिलेटेड है। देखिए, इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को अपने इटली के समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पीएम नेतन्याहू को समर्थन भी दिया। नेतन्याहू ने इटली के पीएम से आह्वान करते हुए कहा कि हमें इस बर्बरता को हराना है। उन्होंने आगे ये कहा कि लड़ाई सभ्य और राक्षसी बर्बर लोगों के बीच है जिन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ये एक सभ्यता की परीक्षा है और हम इसमें जीतेंगे। पीएम कार्यालय ने कहा कि हम हमास के साथ एकजुट होकर लड़ने के लिए उन सभी देशों से उम्मीद करते हैं जो आईएसआईएस से लड़ने के लिए तैयार हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। देखिए, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस मामले में इजराइल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के लिए खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकारों का बचाव करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में पूरी तरह से सहमत हैं कि एक साथ मिलकर ही आतंकवाद से लड़ना होगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये खबर भी किसी जंग को लेकर ही है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जो लगभग 1 साल से चल रही है। साल भर से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस युद्ध में लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसका असर यूक्रेन की जनता पर भी देखने को मिल रहा है। इस युद्ध के बीच अब यूक्रेन वासी देश में दस्तक दे रही ठंड की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि यूक्रेन के नागरिकों को युद्ध के साथ साथ ठंड की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।
यूक्रेन के लोग ठंड की चुनौती से निपटने के लिए अपने घरों को तैयार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी से एक यूक्रेनी परिवार ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि युद्ध से प्रभावित लाखों अन्य यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दी का समय खास तौर से चुनौतीपूर्ण होता है। 48 साल की महिला येरमा ने बताया कि युद्ध का समय उनके लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं बस अपना सामान पैक करके अपने परिवार के साथ विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण अभी तक यूक्रेन में रुकी हुई हूँ। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये है बिजनेस से रिलेटेड खबर। देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकावली का दौरा थमा नहीं है। अक्टूबर महीने में अब तक उन्होंने भारतीय इक्विटी से 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका बॉन्ड पैदावार में निरंतर वृद्धि और इजराइल हमास संघर्ष है। हालांकि भारतीय डेट मार्केट में एफपीआई द्वारा निवेश किया जा रहा है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस समीक्षाधीन अवधि तक उन्होंने डेट मार्केट में 5,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं। हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर की जगह सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया। इस खबर को पढ़े जाने तक 60 गेंदों पर डेरियल मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। ये साझेदारी अब भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी कर ली है और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। तो फिलहाल खबरनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।